आइए बच्चों, आज हम क्लास 12वीं फिजिक्स अध्याय 1 कूलाम का नियम एवं वैद्युत क्षेत्र यानी कूलाम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में कूलाम का नियम कूलाम्स लॉ के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन बच्चों, कूलाम के नियम को पढ़ने के पहले हम एक बात की चर्चा कर लें कि जिससे हमको कूलाम का नियम समझने में आसानी। बच्चों, आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि अगर दो पिंड हैं जिनके द्रव्यमान m1 m2 हो और उनके बीच की दूरी अगर r है, तो इन दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता था वो द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता था और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता था। अगर हम इस बात को एक साथ कहें तो हम लिख सकते हैं F समानुपाती m1 m2 बटे r स्क्वायर। और वहाँ बच्चों, जब आप अनुपातिक वाला चिन्ह हटाते थे, यहाँ बराबर का चिन्ह देते थे और बराबर का चिन्ह देते समय एक कांस्टेंट से यहाँ गुणा कर देते थे, तो जिससे दोनों के मान बराबर हो जाते थे, यानी कि बायां पक्ष और दायां पक्ष हमारा बराबर हो जाता था। जो हम नियतांक चुनते थे उसको कैपिटल जी कहते थे, तो यानी कि यह बराबर, अब इसको हटाएंगे, जब बराबर का चिन्ह देंगे तो इसमें कैपिटल जी से गुणा कर देते थे, तो हमारा बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या होता था, बराबर हो जाता था। इसको बोलते हैं बच्चों सार्वत्रिक नियतांक। यानी बच्चों कैपिटल जी हर जगह नियतांक होगा। चाहे हम कहीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल की गणना करें तो हमेशा ये पाएंगे कैपिटल जी का मान क्या होगा, बराबर होगा। ऐसा नहीं है कि एक जगह पर कैपिटल जी का मान दूसरा आएगा, दूसरी जगह कैपिटल जी का मान। चाहे हम विषुवत रेखा पर इन दोनों द्रव्यमानों के आकर्षण बल को देखें या ध्रुवों पर देखें या किसी भी अक्षांश पर देखेंगे तो कैपिटल जी का मान क्या होगा, नियत होगा हमेशा। वहीं पर हम देखते थे बच्चों स्मॉल जी जो होता था वो हमेशा नियत नहीं होता था, यानी कि विषुवत रेखा पर अलग, ध्रुवों पर अलग और किसी अक्षांश पर जब हम देते थे, हर अक्षांश पर वो क्या है, जी का मान अलग अलग होता था। इसलिए हम स्मॉल जी को सार्वत्रिक नियतांक नहीं कह सकते हैं। लेकिन जो कैपिटल जी होता है ये हमेशा क्या होता है, सार्वत्रिक नियतांक होता है। यानी कि अगर हम कैपिटल जी की गणना करें तो यह बटे हमारा क्या मिलेगा, m1 m2 बटे r स्क्वायर। यानी कि जब भी हम दो पिंडों के बीच आकर्षण बल को देखेंगे और जो आकर्षण बल मिलेगा, फिर इनको इस सूत्र की सहायता से हल करेंगे तो कैपिटल जी जो आएगा हमेशा गणना के बाद ये क्या होगा, नियतांक होगा। इसको बोलते हैं सार्वत्रिक नियतांक, या हम बच्चों यहाँ लिख सकते हैं इसको सार्वत्रिक नियतांक। यानी कि ये हर जगह क्या होगा, नियत होगा। बच्चों, इस बात की चर्चा करने का हमारा यही उद्देश्य है कि दो पिंडों के बीच जिस प्रकार आकर्षण बल लगता है उसी तरह अगर हम दो आवेश ले लें तो उनके बीच भी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा। लेकिन जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगेगा वो जैसे द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है बल, उसी तरह वहाँ आवेशों के गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती होगा। और जैसे इन दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता था, उसी तरह आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। लेकिन बच्चों यहाँ एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि द्रव्यमानों के बीच हमेशा आकर्षण बल काम करेगा, लेकिन आवेश के बीच जो है आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों बल कार्य कर सकते हैं। जब आवेश समान नेचर के होंगे तब उनके बीच प्रतिकर्षण होगा और जब आवेश विपरीत नेचर के होंगे तब उनके बीच आकर्षण होगा। यानी कि अगर दोनों धनावेश होंगे या दोनों ऋणावेश होंगे तो इनके बीच प्रतिकर्षण होगा।
अगर मान लीजिए एक धनावेश है एक ऋणावेश है तब इनके बीच आकर्षण होगा। देखिए बच्चों, जैसे दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के समानुपाती है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती है, ठीक उसी प्रकार दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। देखिए बच्चों, यहाँ आपको बताया गया है दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, यानी कि जो आवेश होंगे वो क्या होंगे, स्थिर होंगे, गतिमान नहीं होंगे। उनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि जो आवेश होंगे उनके मात्राओं के गुणनफल के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा, जो उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल काम करेगा। ये आकर्षण प्रतिकर्षण बल कब लगेगा, अभी अभी हमने उसकी चर्चा की है कि अगर समान आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण होगा, अगर विपरीत आवेश होंगे तो आकर्षण होगा। एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि जो उनके बीच की दूरी होगी उस दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि जो बल उसमें काम करेंगे। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है, यानी कि इनके बीच जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल काम करता है उसकी दिशा हमेशा दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के सीध में होगा। अब देखिए बच्चों, अगर दो आवेश Q1 Q2 हैं, उनके बीच की दूरी मान लीजिए स्मॉल r है, तब कूलाम के नियम के हिसाब से उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती होगा और इनके बीच की दूरी के क्या होगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो। अब देखिए, जब यहाँ अनुपातिक चिन्ह हटाएंगे तो हम यहाँ एक कांस्टेंट देकर इसको बराबर कर लेंगे। तो मान लीजिए वो कांस्टेंट k है, तो Q1 Q2 और यहाँ हो जाएगा r², यानी कि यह बराबर k Q1 Q2 बटे r², जहाँ k एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। और बच्चों, जो k का मान प्रयोगों द्वारा ज्ञात है, बच्चों प्रयोगों द्वारा k का मान 9.0 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। अब देखिए बच्चों, ये जो आपका k का मान है 9.0 × 10⁻⁹ है और ये आगे k का मात्रक लिखा गया। आप यहाँ से k का मात्रक देख सकते हैं बच्चों। तो देखिए, k का मात्रक निकालने के लिए k बराबर हम लिख सकते हैं या बटे Q1 Q2 बटे r², या हम लिख सकते हैं या बटे Q1 Q2 और देखिए r आपका r² ऊपर चला जाएगा तो r² हो जाएगा। तो अब देखिए k का जो मात्रक होगा इधर कि जितने हम यहाँ पर सभी का मात्रक लिखकर इसको हल कर देंगे तो जो मात्रक आएगा वही k का मात्रक हो जाएगा। F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और r का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। तो मीटर r पर 2 घात है इसलिए मीटर की घाते 2 बन जाएगा। और देखिए Q1 का जो मात्रक होगा यानी कि आवेश का जो मात्रक होगा वो क्या होता है, कूलाम। और फिर Q2 का मात्रक भी क्या हो जाएगा, कूलाम, क्योंकि ये भी आवेश है तो ये हो जाएगा हमारा कूलाम का स्क्वायर। तो इसके हिसाब से लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर, और देखिए जब बटे में होता है इसको लिख सकते हैं प्रति। अब कूलाम गुणे कूलाम क्या हो जाएगा, कूलाम का स्क्वायर।
इस प्रकार बच्चों के का जो मात्रक निकलेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। इसके बाद देखिए बच्चों, अब यह बराबर जो यहाँ के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर लिखा गया है, तो हम चूंकि K का मान अभी अभी बताए, K का मान होता है 9.0 गुणे 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। तो हम K की जगह पर रख सकते हैं 9.0 गुणे 10⁻9 और ये हो जाएगा Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, या बराबर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, जहाँ एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता होती है। तो अब देखिए बच्चों, हम यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 किसकी जगह पर लिखे हैं 9.0 गुणे 10⁻9। इस आधार पर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर कह सकते हैं 9.0 गुणे 10⁻9। तो जब भी हम बच्चों यफ का मान निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जगह पर कितना रखेंगे 9.0 गुणे 10⁻9। अब आगे देखिए बच्चों, एप्सिलॉन 0 हमने कहा है कि ये क्या होती है, एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता। इसको बोलते हैं इंग्लिश में परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। तो एप्सिलॉन 0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता होती है। तो इस प्रकार बच्चों एफ का मान जो आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अगर बच्चों दोनों आवेशों के बीच निर्वात या वायु ना होकर कोई कुचालक पदार्थ उनके बीच रख दें, तब उस समय एफ का मान देखिए क्या होता है। यदि दोनों आवेशों के बीच निर्वात या वायु ना होकर कोई के परा वैद्युतांक वाला पदार्थ हो तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। अब यहाँ एफ ना कह के एफएम लिखेंगे। एम का मतलब हो गया मीडियम, माध्यम। यहाँ कोई कुचालक पदार्थ रखा जा रहा है मीडियम के रूप में, तो अब उनके बीच जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा उसको हम एफएम से निरूपित करके लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब देखिए जो के परावैद्युतांक है यहाँ के से भाग कर देंगे तो हो जाएगा फिर आगे हमारा Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। क्योंकि बच्चों जब कुचालक पदार्थ उनके बीच रखेंगे तो उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल घट जाता है, इसलिए हम के से यहाँ भाग कर देंगे, तो जिससे उनके आकर्षण और प्रतिकर्षण बल घटेंगे के की वजह से। अगर बच्चों इसको अंश में रखेंगे के को,
देखिए जब भी हम इस के को इस फार्मूले में लाएंगे या तो अंश में रख सकते हैं या तो हर में रख सकते हैं, लेकिन कुचालक पदार्थ रखने के बाद उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल घटता है। तो जब ये हर में रहेगा तभी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल घटेगा। तो इस प्रकार बच्चों अगर के परावैद्युतांक का कोई माध्यम है दो आवेशों के बीच, तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इस सूत्र की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। के इज ग्रेटर देन 1, हमेशा जो है के का मान 1 से क्या होता है, अधिक होता है। अब देखिए बच्चों के का मान सदैव 1 से अधिक होता है, अर्थात के इज ग्रेटर देन 1। और बच्चों अगर इनके बीच कोई धातु रख दिया जाए तो के का मान अनंत होगा, यानी कि धातु रखने के बाद के का मान अनंत इसलिए हो जाएगा क्योंकि जब कोई धातु रखेंगे बच्चों उनके बीच धातुएं क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन को मुक्त करती हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन मुक्त करेंगी तो धातुओं में क्या है, आवेश की मात्रा ज़्यादा होगी, तो वे एक दूसरे को क्या करेंगे, यानी कि जो आवेश के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लग रहा है उनके प्रभाव को एकदम निष्क्रिय कर देंगे, शून्य कर देंगे, तो जिसकी वजह से के का मान क्या होगा, अनंत होगा। अब देखिए बच्चों यहाँ हम लिख सकते हैं धातुओं के लिए के का मान अनंत, जिसको इनफाइनाइट बोलते हैं, अनंत होता है। तो कहने का मतलब कि अगर कोई धातु है तो उनका प्रभाव एकदम खत्म हो जाएगा, यानी कि कोई आकर्षण प्रतिकर्षण बल काम नहीं करेगा। देखिए जब के बराबर अनंत रखेंगे तो अनंत से भाग करते हैं तो कितना आता है वैल्यू, 0 हो जाता है। तो जब 0 वैल्यू यहाँ दे देगा तो एफएम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये धातुओं के लिए ही केवल अनंत होता है और बाकी के लिए के का मान क्या होता है, 1 से अधिक होगा और 1 से कम कभी नहीं होगा, 1 के बराबर नहीं होगा, बल्कि के का मान क्या होगा, हमेशा 1 से अधिक होगा। और धातुओं के लिए अभी हमने बताया के का मान क्या होता है, अनंत होता है। इस प्रकार बच्चों आप जानिए कि अगर दो आवेशों के बीच निर्वात या वायु ना होकर कोई उनके बीच कुचालक पदार्थ रखा गया है तो उन आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान घट जाता है। अब आगे बच्चों हम अगले टॉपिक में इप्सिलॉन 0 की बीमी सूत्र और इप्सिलॉन 0 का एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, आगे वाले वीडियो के लेक्चर में हम चर्चा करेंगे।